हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से, जो कि जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया गया है। राइट। सो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हेल्प करती है कैपिटल फॉर्मेशन में। तो उसके बेसिस पे हम आज बात करने वाले हैं गाइज। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वेरियस अलग अलग फॉर्म में हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर देखने को मिलता है इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। राइट। सो गाइज, आज आपको बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखेगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। सो गाइज, सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही, उनका भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज, अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे झा सर अकेडमी पे जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनको फॉलो करना है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट होके उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स है बाहर का, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, आप इस बैच को भी ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रॉपर तरीके से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity. पूंजी निर्माण के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में निवेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक सार्वजनिक इकाई और एक निजी संस्था के बीच रियायत समझौते को डिजाइन करते समय विचार किए जाने वाले कारकों पर चर्चा करें। सो ये क्वेश्चन गाइज GS3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे दो पार्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि कैपिटल फॉर्मेशन के टर्म्स में कि किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होगी, हमें क्या बताना है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हमारी जब एक इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जब निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि मतलब बेसिकली हमें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से होती है।
ये हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो हमें इन्वेस्टमेंट को उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल फॉर्मेशन में, वो मदद करती है, राइट। तो हमें कैपिटल फॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करना है, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है किस टाइम पे। जैसे अब हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ होती है और कुछ पब्लिक एंटिटीज़ होती हैं, मतलब कुछ गवर्नमेंटल होती हैं पब्लिक की और कुछ प्राइवेट होती हैं। तो अगर उनके बीच में कोई कंसेशन अग्रीमेंट होता है, उनके बीच में कोई समझौता होता है, रियायत समझौता, तो वो समझौता बनाने के टाइम पे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने ज़रूरी हैं, जो कंसिडर किए जाने चाहिए, ऐसे कौन से कारक हैं, हमें वो बताने हैं, राइट। तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को हम क्या भी कहते हैं, एक दूसरे नाम से अगर हम देखें तो किस नाम से डिनोट किया जाता है, ग्रॉस, मतलब कि सब कुछ ही ले लिया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब सकल स्थायी पूंजी निर्माण। It refers to the acquisition of new or existing fixed assets that are intended for use in the production of other goods and services for a period of 1 year. मतलब इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करना जब हम अपने पैसे कहीं पे लगा रहे हैं जिससे कि हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब इसका बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन में, कि जब हम कोई नया कोई फिग असेट ले रहे हैं, ऐसी कोई हम असेट ले रहे हैं, संपत्ति ले रहे हैं जो कि या तो मतलब कोई नई ले रहे हैं या फिर कोई ऐसी एग्जिस्टिंग है, मतलब जो भी है हमारे पास वही उसी के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, चाहे नई में चाहे जो अभी चल रही है उसी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अगर हमने कोई मशीन परचेज की है तो हम उसको यही कहेंगे कि हमने मशीन में इन्वेस्ट किया है। एक जो हमने मशीन परचेज किया उसमें हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो मशीन जो हमने ली है वो हमारी किसके मदद में आएगी, हम उससे बहुत सारे गुड्स या सर्विसेज हम उससे प्रोड्यूस करेंगे, या तो वो हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करेगी या फिर कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ गुड्स बनाने में मदद करेगी, ठीक है। और कितने में, 1 साल से ज़्यादा में, कि अगर उससे मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो सर्विस हम जिसको प्रोवाइड करेंगे उससे हमारे पास पैसा आएगा, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारे पास क्या आया, रिटर्न आया। तो हमने जो मशीन में इन्वेस्ट किया उससे हमारे पास क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, और 1 साल से ज़्यादा में आ रहा है ना। कि हमने मशीन तो एक बार परचेज कर लिया, हमने पूरा साल भर उसी मशीन के साथ क्या करी, सेल करी, हमने प्रोडक्शन करी, वो बेची, प्रोवाइड करे गुड्स और सर्विसेज लोगों को, हमें उससे क्या मिला, पैसा मिला, हमने प्रॉफिट अर्न किया। तो उससे क्या हुई, हमारे पास कैपिटल फॉर्म हुई है, हमारे पास पैसा मल्टीप्लाई हुआ है उसकी वजह से, वो क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट। अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की टर्म्स में भी बात करें तो ये हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट हम इसको कहते हैं, राइट। अब कंपोनेंट्स क्या है कैपिटल फॉर्मेशन के, ठीक है, पूंजी निर्माण के घटक क्या है। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। कंपोनेंट्स क्या है कि सेविंग्स, अब हमें जब कैपिटल फॉर्मेशन होनी है, अब जैसे मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, उस पर्सन ए की 50,000 इनकम है, अब वो अपनी 50,000 इनकम में से 30,000 तो वो स्पेंड कर रहा है, लेकिन जो बचा हुआ 20,000 है वो 20,000 वो क्या कर रहा है, अपना जमा कर रहा है, सेव कर लिया उसने, मान लीजिए उसने बैंक में उसको जमा कर दिया, सेव कर दिया। अब बैंक क्या करेगी, उस पर उसको इंटरेस्ट देगी, सेविंग्स जो रेट चल रहा है उस पर वो बैंक उसको इंटरेस्ट देगी, तो उसका 20,000 का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, जितना भी उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पर वो उसका बढ़ गया। अब जब वो उसका बढ़ जाएगा तो उसकी क्या हुई, कैपिटल फॉर्मेशन ही तो हुई कि उसका 20,000 का अमाउंट ज़्यादा हो गया क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल गया उस पर। या फिर वो 20,000 अगर और कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, किसी दूसरी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ से उसको रिटर्न आएंगे, तो उसका क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। तो क्या है, एक कंपोनेंट क्या है, सेविंग्स करना, कि अगर आप सेविंग्स करोगे तो सेविंग्स करने से क्या होगी, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन
देखने को हमें मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, बचत का संग्रहण। अ फाइनेंस एंड क्रेडिट मैकेनिज्म सो दैट द अवेलेबल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या चीज़ है, सेविंग्स को मोबिलाइज करने का क्या मतलब है, जैसे कि अभी हमने बात की कि पर्सन ए है, उसने जो 30,000 रुपये हैं वो तो खर्च कर दिए और जो 20,000 रुपये हैं उसने बचाए। अब जब उसने बैंक के पास अगर हम केस 1 ले, उसने बैंक के पास अगर वो 20,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, बैंक उसको इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, और बैंक वही 20,000 या तो बैंक कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है या कहीं पे लोन दे रही है, तो क्या हो रहा है, बैंक का भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बैंक को भी तो पैसा मिल रहा है उससे, बैंक की भी इनकम हो रही है, बैंक का भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। या फिर अगर बैंक उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, मतलब जो पैसा है उनके पास वो कहीं पे इन्वेस्ट करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट से भी क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन हमें उसके तहत भी देखने को मिलती है। या फिर अब हम केस 2 की बात करें कि यही ए पर्सन जो है ये बैंक में डिपॉजिट करने की बजाय अपनी सेविंग्स को कहीं पे लगाता है, कि कुछ अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। वो जब इन्वेस्टमेंट करने शुरू करेगा, अपना लगाना शुरू करेगा कि अपनी सेविंग्स इतनी यहाँ डालता हूँ, इतनी यहाँ डालता हूँ, इतनी यहाँ डालता हूँ, तो उससे क्या होगा, अलग अलग जगह से उसको रिटर्न मिलेगा, उसकी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उसका मनी मल्टीप्लाई होगा, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, वही बात है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में क्या था कि हमने देख लिया कि हमें सेविंग्स कहाँ कहाँ पे लगानी है ताकि मेरा पैसा बढ़ जाए। हर कोई सोचता है कि अच्छा मेरे पास इतना पैसा, मुझे, अब हम क्या चीज़ देखते हैं, एक रैशनल कंज्यूमर क्या देखता है कि मेरे पास 20,000 हैं, तो मैं 20,000 कहाँ पे लगाऊं जिससे कि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले। मतलब अपनी सेविंग्स को देखना कि वो सेविंग्स लगानी कहाँ पे है, पहले तो सेविंग्स करनी है, पैसा बचाना है, अपना सेव करना है, सेव करने के बाद मुझे ये देखना है कि मुझे वो पैसा लगाना कहाँ पे है, कहाँ पे डालना है, मुझे बैंक से ज़्यादा रेट मिलेगा, मुझे एफडी में एफडी आरडी करानी चाहिए या मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे, हम अगर बैंक में डालेंगे तो वो बैंक इन्वेस्ट करेगी, या फिर हम पर्सनली अपने लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, कि द एक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ सो दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, कि अब वो इन्वेस्ट करेंगे हम कैसे, ताकि वो रिसोर्सेज को यूज किया जा सके कैपिटल गुड्स बनाने के लिए, ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं बनाने के लिए। अब कैसे, अब हमने केस 1 में क्या बात की थी कि जो पर्सन ए है उसने अपने पैसे बैंक में डाल दिए, ठीक है। अब बैंक उससे क्या करेगा, मान लीजिए बैंक ने उसका लोन दे दिया, जो बैंक का बेसिकली काम क्या होता है, डिपॉजिट्स लेना और लोन देना। उसने लोन दिया, तो जब उसने लोन दिया तो एक अगर मान लीजिए बिजनेस हाउस को उसने लोन दिया, तो वो जो बिजनेस हाउस है वो लोन लेके क्या करेगा, अपनी उस फर्म में या अपने प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, वो प्रोडक्शन करेगा या कुछ ना कुछ नई इनोवेशन करेगा, ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा, बेनिफिट ही देखने को मिलेगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और अगर केस बी में वो पर्सन खुद ही अपनी सेविंग्स को इस तरीके से देखता है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो खुद इन्वेस्ट करेगा, तो भी क्या होगा, जब वो इन्वेस्ट करेगा जिसके पास भी, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि वो कंपनीज के पास जा रहा है, कंपनी क्या कर रही है, उस अमाउंट को लगा रही है प्रोडक्शन में, अपनी कंपनी को अच्छा करने में, कुछ नई नई चीज़ें डेवलप करने में, प्रोड्यूस करने में, राइट। तो इन्वेस्टमेंट भी एक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, ताकि जिसके तहत हमें नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, राइट। अ कंसेशन अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट, अब ये हमारा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन अ गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट एंटिटी through which the government grants certain rights to the private entity for a limited time। अब ये जो कंसेशन अग्रीमेंट है, रियायत समझौता, ये क्या होता है, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो एक सरकार में, जो हमने बात की थी प्राइवेट एंटिटी और पब्लिक एंटिटी में, मतलब एक सरकार और एक प्राइवेट एंटिटी के बीच में होता है, जिसके तहत क्या करते हैं, सरकार कुछ ऐसे राइट्स देती है प्राइवेट एंटिटी को, कुछ ऐसे राइट्स देती है जिनका इस्तेमाल वो प्राइवेट फर्म, प्राइवेट एंटिटी कुछ टाइम तक कर सकता है। तो ये कंसेशन अग्रीमेंट होता है कि सरकार ने कुछ राइट्स दे दिए, कुछ अधिकार दे दिए प्राइवेट को, जिनका वो इस्तेमाल करेगा कुछ टाइम तक।
These agreements are common in the development of infrastructural projects under the public private partnership model. अब जैसे कि हमें कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि पीपीपी हम पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। उसमें क्या होता है कि उन दोनों ने पार्टनरशिप करी है, कि मान लीजिए वो गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट है, उनको कुछ बनवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है, उसका उन्होंने ठेका दे दिया। किसको दे दिया? प्राइवेट वालों को। अब जब उन्होंने प्राइवेट वालों को ठेका दे दिया, इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो जब प्राइवेट वाले उसको बनाएंगे तो उनके पास कुछ राइट्स भी तो होने चाहिए। तो उसके लिए राइट्स, सरकार उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है टिल द टाइम, एक लिमिटेड टाइम के लिए ना, तो कितने लिमिटेड टाइम के लिए? जितने टाइम के लिए वो सरकार उसको वो प्राइवेट एंटिटी वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, उतने टाइम के लिए वो प्रोवाइड करती है सरकार उसको वो राइट्स। ठीक है, तो ये हमें क्या देखने को मिलता है? कंसेशन अग्रीमेंट देखने को मिलता है, राइट। बेसिकली एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है, उसके तहत जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए जो भी अग्रीमेंट बनाया जाता है, क्योंकि अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, अब अगर दो लोग मिलके काम करेंगे तो वो कुछ अग्रीमेंट भी तो करेंगे। तो ऐसे ही जो अग्रीमेंट होता है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो अग्रीमेंट है, वो क्या होता है? कंसेशन अग्रीमेंट होता है, राइट। The factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity are कि उसके क्या कारक हैं जो वो अग्रीमेंट बनाने के तहत हमें ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज PPP models offer the greatest benefits with some pros and cons. The final decision must be taken after systematic and thoughtful analysis by the public sector, taking into account the project specific goals, objectives, financing requirements and risk thresholds. अब क्या है जो पीपीपी मॉडल है, अब जैसे हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के दो साइड्स होती है, प्रॉस भी होते हैं, कौन से, मतलब कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ठीक है, तो जब हमें एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है, हमें किस तरीके से पहुंचना है? अब एक नॉर्मल तरीके से ही सोचो, अगर हम सोच रहे हैं किसी एक पर्सन के साथ हम एक बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब जब वो बिजनेस हम स्टार्ट करने की सोचेंगे, तो क्या हम ये चीज़ नहीं देखेंगे कि भाई हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, ठीक है, हम चलाएंगे, हम अपने रिसोर्सेज डालेंगे, मेहनत डालेंगे, टाइम देंगे, तो वो डिसीजन हमारा सही है कि नहीं है? वो प्रोजेक्ट या ये जो पार्टनरशिप है, इस बंदे के साथ पार्टनरशिप करने में, इस बंदे के साथ काम करने में मेरे को बेनिफिट तो होगा ना, मुझे लॉस तो नहीं होगा? ये पर्सन है तो सही, तो मुझे प्रॉपर तरीके से मैं एनालिसिस करूँगी उस चीज़ के लिए कि मुझे इसमें, इस पार्टनरशिप में जाना चाहिए या नहीं, मुझे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये सब कौन देखेगी? ये पब्लिक सेक्टर देखेगी कि एक प्रॉपर एनालिसिस करेगी कि ये सब कुछ किया जाना चाहिए, फाइनल डिसीजन लेने से पहले पूरा एनालिसिस करेंगी। और एनालिसिस करने में वो क्या देखेंगी कि प्रोजेक्ट का एक्चुअल में लक्ष्य है क्या, स्पेसिफिक गोल क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब कितने पैसे की ज़रूरत होगी ये प्रोजेक्ट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड रिस्क थ्रेशोल्ड्स कि कितना हमें रिस्क उठाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए कि ये सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए मतलब सक्सेसफुल होगा यानी उसके लिए कितना रिस्क उठाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही इस अग्रीमेंट के लिए फाइनल डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, लिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज uses of public private partnerships and typical structures: design, build, operate, maintain structure employed by various public authorities has allowed the public sector to tap into the innovation and efficiencies of the private sector more successfully। कि जो हमें इस पीपीपी में देखने को मिलता है, डिज़ाइन मतलब कि पहले प्राइवेट उसको डिज़ाइन करती है, उसको बिल्ड करती है, मतलब पहले एक डिज़ाइन क्रिएट किया, उसको बनाया, बनाने के बाद उसको ऑपरेट करना शुरू किया, मतलब उसी पे प्राइवेट ही उस पर काम करती है, और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? प्राइवेट की। बस उसमें ग्रांट्स कौन प्रोवाइड कर रही है? पब्लिक प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट। अब ये जो है ये किसके लिए रखा जाता है? अब ये प्राइवेट सेक्टर ने अगर ये मॉडल या ये स्ट्रक्चर बिल्डअप किया कि सब कुछ क्या करेगी? प्राइवेट एंटिटी ही करेगी, तो उसमें वो क्या देख रही है, किस लिए किया जा रहा है ये? उसमें ये देखा जा सकता है कि वो प्राइवेट सेक्टर कितना वो इनोवेशन और कितनी एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर में है कि हम उन्हीं के ऊपर ये काम रख सकते हैं, उन्हीं को ये काम दे सकते हैं। वो उस चीज़ को देखते हुए अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगी ये पार्टनरशिप।
राइट, कि हमें वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट फाइनेंसिंग नीड्स एंड रिसोर्सेज। वही चीज़ है, ऑब्वियसली हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें ये देखना पड़ेगा कितने पैसे की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, उस तभी तो अगर हम सक्षम हैं वो करने में तभी तो हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो वो प्राइवेट अथॉरिटी को भी करना ज़रूरी है, सरकार को ये चीज़ पहले देखनी ज़रूरी है शुरू करने से पहले, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट देगी। Financing is always a key consideration on every P3 project, and establishing a supportable plan of finance that optimizes cost and effectively allocates risk and reward between the parties is of paramount importance. Many key considerations must be addressed in determining the plan of finance. वही चीज़ है कि फाइनेंस तो देखना ज़रूरी है कि हर चीज़ को, अब जैसे मान लीजिए जो प्राइवेट है, 5 हमारे पास पार्टीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे ये देखेंगे कि कॉस्ट कहाँ पे कम आएगी या कहाँ पे रिस्क हमें कितना है, कितना हमें रिवॉर्ड मिलेगा, कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसी के हिसाब से ही प्रोजेक्ट अलॉट किया जाता है और पार्टनरशिप की जाती है। तो क्योंकि फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी तरीके से फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाता है ताकि एक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ना है और हम एफिशिएंटली हमारा प्रोजेक्ट बिल्डअप भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग, यूजर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड रिस्क शेयरिंग कैन बी डन। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है कि अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, सरकार ने उस पर बोला कि हम इतना पैसा देंगे, ठीक है, लेकिन अब जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया उतना पैसा तो जितना एस्टिमेट पहले किया था उससे ज़्यादा पैसा लग गया, जितना पैसा सरकार ने बोला था वो प्रोजेक्ट में लग चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बचा है। तो अगर वो सरकार उस पर देखेगी कि अच्छा प्रोजेक्ट अच्छे से बन रहा है, कोई बात नहीं, हम कहते हैं ना कि अगर काम अच्छा है चल कोई बात नहीं, अच्छा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा पैसा और डाल देंगे क्योंकि हम वो आगे जाके रिटर्न ही देगा। तो उस पर सरकार क्या करेगी, एक्स्ट्रा मनी दे देगी कि आप प्राइवेट वालों को बोलेगी आप इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करो, हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे देंगे, वो है वायबिलिटी गैप फंडिंग। या यूजर चार्जेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से एनफोर्स किया जाए, रिस्क को शेयर किया जाए, ये सब चीज़ें भी उस अग्रीमेंट में रखी जानी चाहिए ताकि बाद में जाके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पहले से ही सब कुछ सेटल्ड हो। राइट, तो ये हमें देखने को मिली कुछ फैक्टर्स जो कि देखने ज़रूरी हैं जब अग्रीमेंट बनाया जा रहा है। तो these agreements should be based on best international practices and make certain that policies and regulatory frameworks would address the complexities and balance the diverse interests of all stakeholders in various sectors. तो अब हम एंडिंग में क्या कह सकते हैं कि इन अग्रीमेंट्स को, कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को जो अच्छी अच्छी हैं उनको भी देखा जाए ये अग्रीमेंट बनाने से पहले, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी बनाए जाएँ, उनको रखा जाए ताकि अगर कोई दिक्कत आती है या अगर अलग अलग जैसे सबके इंटरेस्ट होते हैं उनको बैलेंस करने की बात आए, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आए, तो वहाँ पे अलग अलग सेक्टर में उनको सेटल अप किया जा सके प्रॉपर तरीके से, टाइमली। तो उसके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ या फ्रेमवर्क्स होने चाहिए ताकि बाद में जाके उसकी प्रॉब्लम अराइज ना हो, वो बिफोर हैंड ही रखा जाए। मतलब एक प्रोएक्टिव रखें कि भाई बाद में अगर ऐसा आएगा तो हम इस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे है गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।